हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल स्टैंडर्ड 12 का। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने इस पार्ट को। तो लास्ट वाले क्लास में देखो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, और मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये तीनों के स्ट्रक्चर्स एकदम बेस्ट वे से समझाए थे। चलिए, तो उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग देखते हैं हमारे आगे के पार्ट को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो भी स्टार्च होता है, स्टार्च वो क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, और इसी के अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि आपका सेलुलोज क्या है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम लोग देखेंगे। पढ़ने में आपको डिफिकल्ट लगेगा, ऐसा लगेगा कि कितना बोरिंग है ये स्टार्च, कितना बोरिंग है ये सेलुलोज, ये ग्लाइकोजन कितना बोरिंग है। बट भाई याद रखो, जो भी चीज़ जितनी बोरिंग होती है वो चीज़ उतनी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। तो हम लोग वो बोरिंग सी चीज़ को, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, उसको काफ़ी इजी बना देंगे आज के क्लास में। इसी के बाद में हम लोग आगे का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं सबसे पहले पॉलीसैकेराइड्स को, और उसके बाद में देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स के टाइप्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, पॉलीसैकेराइड से हमें क्या मिलता है, लेकिन इसका एक बार डेफिनेशन क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स का मतलब देखो क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स और द सैकेराइड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम लोग सैकेराइड्स भी बोलते हैं। which gives the carbohydrate or the saccharides which gives large number of units of monosaccharides on hydrolysis are called as polysaccharides. ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे सैकेराइड्स जब जिनका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो बहुत सारे यूनिट देते हैं मोनोसैकेराइड के, क्योंकि नाम में ही क्या आ रहा है, पॉली, और पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि इसका नाम ही है पॉलीसैकेराइड, तो नाम के अंदर में ही क्या आ रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो उसके नाम के अंदर में ही पॉली आ रहा है। मतलब ये इस टाइप के मोनोसैकेराइड्स है, या आप ऐसे कह सकते हो, या इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स है, या इस टाइप के सैकेराइड है जिनका जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको बहुत सारे यूनिट मोनोसैकेराइड के मिलते हैं, पॉली यूनिट्स मिलते हैं, बहुत सारे यूनिट मिलते हैं, इसीलिए आप लोग उसको पॉलीसैकेराइड भी बोलते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं, पॉलीसैकेराइड को तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि पॉलीसैकेराइड में आपको कौन से 3 टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो पॉलीसैकेराइड है इसमें आपको टोटल 3 टाइप्स पढ़ना है। सबसे पहला टाइप जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के बाद में आपको पढ़ना है सेलुलोज, और सेलुलोज के बाद में आपको पढ़ना है ग्लाइकोजन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि आपके जो पॉलीसैकेराइड्स है, मतलब ऐसे सैकेराइड या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे यूनिट तो देते हैं मोनोसैकेराइड के, ऑन हाइड्रोलिसिस उनके टोटल 3 टाइप्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप है, लेकिन हम लोगों को टोटल 3 ही टाइप पढ़ना है। पहला है आपका स्टार्च, सेकंड है आपका सेलुलोज, और थर्ड है आपका ग्लाइकोजन। ये तीनों टाइप्स को हमको पढ़ना है। तो ये तीनों टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे एकदम 1 बाय 1 सिस्टमैटिकली। इनके डिस्क्रिप्शन को भी देखेंगे, इनके टाइप्स को भी देखेंगे। तो ठीक है, तो चलिए गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्विच करते हैं अपने फर्स्ट पॉलीसैकेराइड की तरफ, जिसका नाम है स्टार्च। तो चलिए देखते हैं स्टार्च को। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला पॉलीसैकेराइड जिसका नाम है स्टार्च। तो चलिए देखते हैं स्टार्च को कि स्टार्च क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो, स्टार्च क्या है। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो आपको सबसे काम का पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जो भी आपका स्टार्च है ना, स्टार्च एक पॉलीमर है, और वो भी किस चीज का पॉलीमर है, स्टार्च आपका पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है, याद रखना है कि जो भी अल्फा डी ग्लूकोज है, जब वो पॉलीमराइज होते हैं, जब उनका पॉलीमराइजेशन होता है तो उससे आपका वहाँ पे क्या बनता है, स्टार्च बनता है।
मतलब ही स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी आपका स्टार्च है, स्टार्च हैज 2 कंपोनेंट। जो भी आपका स्टार्च है ना, स्टार्च, उसको टोटल 2 कंपोनेंट है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से 2 कंपोनेंट आपके स्टार्च को होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो स्टार्च को होता है वो होता है आपका अमाइलोज। सबसे पहला कंपोनेंट होता है जो स्टार्च में, वो होता है अमाइलोज, और सेकंड होता है आपका अमाइलोपेक्टिन। तो याद रखना है कि स्टार्च में टोटल 2 कंपोनेंट है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब जो आपका अमाइलोज है उसमें देखो स्टार्च कितना प्रेजेंट होता है। अमाइलोज में स्टार्च प्रेजेंट होता है 15 to 20%, और अमाइलोपेक्टिन में स्टार्च कितना प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका 85 to 80%, या तो 80 to 85 ऐसा भी बोल सकते हो, 80 to 85%। तो आपको यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने 2 बात बताई कि पॉलीसैकेराइड की टोटल 3 टाइप होते हैं। वैसे तो बहुत है, लेकिन हमें टोटल 3 ही पढ़ना है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन। उसमें से जो स्टार्च है वो आपका पहला टाइप है। किस चीज़ का पहला टाइप है? स्टार्च आपका पहला टाइप है आपके पॉलीसैकेराइड का। फिर मैंने ये बताया कि स्टार्च क्या है, स्टार्च पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। मतलब जब भी आप अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो उसके पॉलीमराइजेशन से आपका स्टार्च बनता है। स्टार्च में टोटल 2 चीज़ें होती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में स्टार्च कितना % प्रेजेंट होता है, 15 to 20%, और अमाइलोपेक्टिन में 80 to 85%। ठीक है, ये परसेंटेज भी हो सके तो याद रखो। अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज देखना है अमाइलोज की और अमाइलोपेक्टिन की। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज है आपकी अमाइलोज की और अमाइलोपेक्टिन की, कैसे ये एक दूसरे के साथ डिफर करते हैं, वो चीज़ को भी मैं एकदम आपको बढ़िया तरीके से समझा के दूंगी। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आपके अमाइलोज को। एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे ना वो रहेगा आपका अमाइलोज, और सेकंड रहेगा आपका अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आपको पता चल गए, अगर आपको ये पता चल गया कि कौन से पॉइंट से हमको ये दोनों को डिस्टिंग्विश करवाना है, तो आपका काम वैसे ही बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। अब ज़रा ध्यान से सुनो, इस पार्ट को हो सके तो बुक से मत पढ़ो, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, और वो थ्योरी को अगर हम पढ़ते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा बोर मारेगा। क्योंकि मैं पहले से बता रही हूँ ये चैप्टर में एक्चुअली कुछ भी नया नहीं है, सारा बोरिंग पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं पूरे एफर्ट लगा रही हूँ कि आपको ये बोरिंग पार्ट भी मैं इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बना के आपके सामने पेश करूँ। ठीक है, तो उसमें आपका एफर्ट कम हो जाता है, ऐसे आपको प्रॉपर्टीज़ भी याद रहेगी। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसके लिए और कोई सोल्यूशन नहीं, बस एक ही सोल्यूशन है, क्या? रट्टा मार हो, रट्टा मार हो, रट्टा मार, बस इनको रट्टा ही मारना है। समझने लायक कुछ है नहीं उसमें, फिर भी अपन उसको इस टाइप से समझेंगे ना कि रट्टा भी अपन को ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि ब्लाइंडली रट्टा मारते जाते तो याद नहीं रहता, लेकिन समझ के रट्टा मारो तो याद रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस पार्ट को। अब सबसे पहला जो आपका अमाइलोज का पार्ट में, उसमें हम लोग देखो क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि वो सोल्यूबल है या नहीं है, सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है आपके वाटर में, उसको हम लोग को देखना है कि कैसा नेचर ये दिखाएगा, सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, वो हम लोग देखेंगे सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम लोग कि वो क्या फॉर्म करता है, कौन से कलर का कॉम्प्लेक्स वो फॉर्म करता है ऑन रिएक्शन विथ आयोडीन, कौन से कलर का वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विथ आयोडीन, ये आपका सेकेंड पॉइंट रहेगा। और थर्ड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये रहेगा कि इट इज फॉर्म बाय, एक सेकेंड, चलिए भाई डिस्कस करते हैं हम लोग ये सारे के सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहले आपको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज कैसा है ना, अगर रटना माने जाएंगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ जाते हैं कि मुझे ये 3 पॉइंट से ही इनको डिस्टिंग्विश करना है, तो ये पॉइंट तो भाई आप लोग यू लिख लेंगे, यू।
ठीक है, तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलॉबरेट करेंगे। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि जो भी आपका अमाइलोज कंपोनेंट है, जो भी आपका अमाइलोज कंपोनेंट है इज सोल्यूबल इन वाटर। अमाइलोज कंपोनेंट कैसा है, जो भी आपका अमाइलोज कंपोनेंट है ना, वो आपके वाटर में कैसा है, वो आपके वाटर में सोल्यूबल है। ये कैसे मुझे पता चलेगा, सुनो। काम की बात यह है, फर्स्ट पॉइंट ही कह रहा है सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है वाटर में, वो बताओ। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है मुझे इतना समझ गया कि मुझे फर्स्ट पॉइंट में ये बताना है कि कंपाउंड सोल्यूबल है या नहीं है, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आता है ये कंपोनेंट वर्ड कहाँ से आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टार्च में 2 कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। मतलब अमाइलोज भी तो एक कंपोनेंट ही है ना, अमाइलोपेक्टिन भी तो एक कंपोनेंट ही है ना स्टार्च का, इसलिए मैंने वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया, कंपोनेंट। समझ में आया, क्योंकि ये दोनों के दोनों कंपोनेंट ही आपके स्टार्च के। चलो इधर आ जाएंगे, आप लोग ही बता दो भाई, आप लोग ही ज़रा सोच के बताना। अमाइलोज पानी के अंदर में सोल्यूबल है, तो अमाइलोपेक्टिन क्या रहेगा, उसका उल्टा कर दो, पानी के अंदर में इनसोल्यूबल। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। समझे या नहीं समझे भाई, जल्दी बताओ सभी लोग, समझे या नहीं समझे। तो याद रखने का, अमाइलोज पानी के अंदर में सोल्यूबल है, अमाइलोपेक्टिन उसका उल्टा है। अगर एक पानी के अंदर में सोल्यूबल है तो दूसरा कैसा रहेगा, पानी के अंदर में इनसोल्यूबल रहेगा। दूसरा कैसा रहेगा, पानी के अंदर में इनसोल्यूबल रहेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, अमाइलोपेक्टिन इज इनसोल्यूबल इन पानी। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या होता है। ये जो भी आपका अमाइलोज होता है ना, अमाइलोज वो फॉर्म करता है, देखो सेकेंड पॉइंट आपको यही देख के लिखना है। अमाइलोज जो है वो फॉर्म करता है कौन से कलर का कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। अमाइलोज जो है वो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है विथ आयोडीन। अमाइलोज ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है जब उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं, आयोडीन के साथ में। अब जरा यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये फॉर्म करता है इसलिए मैंने यहाँ फॉर्म लिखा। यहाँ पे क्या आएगा, कौन से कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, विथ आयोडीन, एज इट इज है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जो भी आपका अमाइलोपेक्टिन होता है ना, जो भी आपका अमाइलोपेक्टिन होता है वो फॉर्म करता है ब्लू वॉयलेट। वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है ब्लू वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स विथ आयोडीन। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपका जो अमाइलोज है वो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है जब उसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाते हैं। लेकिन जो भी आपका अमाइलोपेक्टिन है वो क्या करता है, वो ब्लू वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अमाइलोज पानी में सोल्यूबल है, अमाइलोपेक्टिन पानी में सोल्यूबल नहीं है। अमाइलोज ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है जब उसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाई जाती है। अमाइलोपेक्टिन ब्लू वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है जब उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं, आयोडीन के साथ। समझे या नहीं, आगे आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका चेन इन अमाइलोज, जो भी आपका अमाइलोज होता है, देखो उसमें क्या होता है, अमाइलोज के अंदर में जो भी आपकी चेन होती है, चेन आर फॉर्म्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो भी आपका अमाइलोज होता है, अमाइलोज में आपने यहाँ ये देखा कि जो भी आपकी चेन है, देखो वही वाला पॉइंट है, चेन आर फॉर्म्ड बाय डैश लिंकेज, तो वही लिखना है। इन अमाइलोज चेन आर फॉर्म बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, जरा उसको भी देख लेते हैं भाई कि अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, वो भी तो पता चले ना हमको क्या होता है अमाइलोपेक्टिन में। चलिए देखते हैं। इन अमाइलोपेक्टिन देखो, अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, 2 टाइप की चीज़ें फॉर्म होती है। अमाइलोपेक्टिन में आपकी 2 टाइप की चीज़ें फॉर्म होती है। पहला फॉर्म होता है आपका चेन और सेकेंड फॉर्म होता है आपकी ब्रांचेस। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि अमाइलोज में आपकी चेन फॉर्म होती है बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन आप लोगों ने इसमें क्या देखा कि जो भी आपका अमाइलोपेक्टिन है उसमें 2 टाइप की चीज़ें फॉर्म होती है, चेन भी और ब्रांचेस भी। अब देखो चेन क्या होती है, चेन आर फॉर्म्ड बाय
चेन आर फॉर्म्ड बाय, देखो चेन कैसे फॉर्म होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो भी आपके ब्रांचेस है वो देखो कैसे फॉर्म होते, ब्रांचेस आर फॉर्म्ड बाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ गए? तो इस टाइप से आपके ये सारे के सारे पॉइंट्स है। तो देखो मैंने इसको कितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है। तो ये वीडियो देखने से कुछ काम नहीं होगा, इसके साथ साथ नोट्स भी बनाओ, ठीक है? समझते हैं। स्टार्च में दो कंपोनेंट है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज पानी में सोल्यूबल है, अमाइलोपेक्टिन पानी में सोल्यूबल नहीं है। अमाइलोज ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑन रिएक्शन विथ आयोडीन, अमाइलोपेक्टिन ब्लू वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑन रिएक्शन विथ आयोडीन। जो भी आपका अमाइलोज है वो उसमें जो भी चेन है वो कैसे फॉर्म होती है, बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में दो चीजें फॉर्म होती है, चेन भी और ब्रांचेस भी। चेन फॉर्म होती है बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ब्रांचेस फॉर्म होती है बाय 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सारी चीजों में अल्फा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज से बन रहा है, तो यहाँ पे लिंकेज में हर तरफ क्या आएगा, अल्फा ही आएगा ना, क्योंकि वो अल्फा डी ग्लूकोज से बन रहा है, राइट? चलिए, तो जल्दी से इस पार्ट का सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे अपने आगे के पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे इतने ही इंटरेस्टिंग वे में आपका सेकेंड टाइप का पॉलीसैकेराइड जिसका नाम है सेलुलोज ऑफ कोर्स। चलिए देखते हैं उस पार्ट को भी। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं आपका सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड जिसका नाम है सेलुलोज। चलिए देखते हैं सेलुलोज की, सेलुलोज क्या होता है और सेलुलोज आपको क्या एक्सप्लेन करता है, सेलुलोज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने सेलुलोज को। तो सेलुलोज देखो क्या कहता है, सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड, या आप इसको पॉलीमर भी बोल सकते हो, आप इसको पॉलीमर भी बोल सकते हो। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जो भी आपका सेलुलोज है वो एक पॉलीसैकेराइड है या वो एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? बीटा डी ग्लूकोज का। ये चीज बहुत काम की है। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टार्च जो था वो पॉलीमर किसका था, अल्फा डी ग्लूकोज का, और सेलुलोज जो है वो पॉलीमर किसका है, बीटा डी ग्लूकोज का। याद रखना है, यहाँ से आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं ना। तो याद रखो कि स्टार्च पॉलीमर है आपके अल्फा डी ग्लूकोज का और सेलुलोज पॉलीमर है आपके बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो भी आपका सेलुलोज है, इन सेलुलोज द चेन्स आर फॉर्म्ड बाय, इन सेलुलोज the chains are formed by beta 1,4 glycosidic linkage। तो जो भी आपका सेलुलोज है उसमें जो भी आपकी चेन फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। दिमाग में क्वेश्चन यहाँ आता है कि यहाँ पे बीटा कैसे आया। याद रखना कि ये जो आपका सेलुलोज है वो किसके पॉलीमराइजेशन से बन रहा है, बीटा डी ग्लूकोज के। मतलब वहां पे कौन सा आपका आइसोमर आ रहा है, बीटा वाला पार्ट आ रहा है, राइट? इसीलिए आपका जो भी चेन रहेगा उसमें लिंकेज में भी क्या आएगा, बीटा। याद रखना, अगर वो अल्फा से बनता है तो लिंकेज में अल्फा आएगा, अगर वो बीटा से बनता है तो लिंकेज में भी क्या आएगा, बीटा ही आएगा, ठीक है? तो स्टार्च किससे बन रहा था, अल्फा डी ग्लूकोज से। सेलुलोज किससे बन रहा है, बीटा डी ग्लूकोज से। इसलिए यहाँ पे लिंकेज में भी क्या आया, बीटा, और ये क्या है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलिए आगे बढ़ते। अब देखो आगे का आपका पार्ट क्या है। थर्ड पॉइंट जो आपका है वो ये है कि जो भी आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, इज स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक और टू हाइड्रोलाइज, ठीक है? इसको समझते हैं, थोड़ा सा वेट करो। ह्यूमन बॉडी do not have any enzyme to hydrolyze this, hence cellulose
कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी अब जरा समझते इस चीज को, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि सेलुलोज आपका एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है, एक ऐसा पॉलीमर है जो बनता है फ्रॉम बीटा डी ग्लूकोज। फिर मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे लिंकेज की कौन सी होती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, बहुत काम का पॉइंट है। जो भी आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ध्यान से समझना इस चीज को। आप लोगों ने कभी सोचा है, अगर सपोज मैंने आपके सामने पेपर को रख दिया, सपोज ये मेरे नोट्स का पेपर है, सपोज मैंने आपके सामने पेपर को रख दिया, तो क्या मैं पेपर को खा सकती हूँ? चबा भी लूंगी, इसको मैं बाइट भी कर लूंगी, बट क्या मैं इस पेपर को गिटक सकती हूँ? गिटक भी लूंगी, बट क्या ये पेपर मेरे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होगा? देखो, मैं आपके सामने एक्टिंग करती हूँ, मैं इस पेपर को खा भी लूंगी। चलो, मैंने इस पेपर को चबा भी लिया, दांतों से चबा भी लिया, इस पेपर को मैंने निगल भी लिया और पेपर मेरे बॉडी में जाके फंस गया। लेकिन ये जो पेपर है ना, ये सेलुलोज है, मैं इसको अपने बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं कर पाऊंगी। ये मेरे बॉडी में ही रहेगा, बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। दिमाग में हर बार क्वेश्चन आता है ना कि हमेशा हम लोग पेपर को क्यों नहीं खा सकते, हम लोग पॉलीथीन को क्यों नहीं खा सकते। पॉलीथीन को आप चलो निगल भी लो, पेपर को चलो आप निगल भी लो, लेकिन आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, स्पेशली पेपर को। रीज़न क्या होगा? रीज़न ये है कि ये जो पेपर होता है ना, ये एक सेलुलोज है। सेलुलोज को हमारी बॉडी कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। दिमाग में क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? जब अपन सारी चीज़ें खा सकते हैं, जब अपन फ्रूट्स खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, तो क्यों नहीं ये पेपर सेलुलोज को क्यों नहीं खा सकते? बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्यों हम लोग पेपर को नहीं खा सकते, क्यों हमारी बॉडी पेपर को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्यों हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। आ जाओ सारे के सारे इधर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये है आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये लिंकेज आपके सेलुलोज में प्रेजेंट होता है। मतलब आप लोगों ने यहाँ ये जाना कि आपके सेलुलोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। अब ये जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना, इसको हमारी बॉडी ब्रेक ही नहीं कर सकती। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये जो लिंकेज होता है ये बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आप ही बताओ, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या आप उसको तोड़ सकते हो? क्या आप उसको ब्रेक कर सकते हो? क्या आप उसको हाइड्रोलाइज कर सकते हो? अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ना तो हम उसको तोड़ सकते हैं, ना तो हम उसको मोड़ सकते हैं, ना तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, ना ही हम लोग उसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना भाई, नहीं कर सकते। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वेरी डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज, उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं जो इसको तोड़ सके। हमारे बॉडी में हर चीज़ के लिए एक एंजाइम रहता है। एंजाइम ही तो हमारे फूड को भी ब्रेक करता है। जब आप खाना खाते हो तो बॉडी में जब डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन्स में आपके, तो जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। वो एंजाइम ही तो होते हैं ना जो आपके छोटे छोटे फूड को, मतलब फूड के पीसेस को ब्रेक करते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी में पहली बात तो ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं जो इस टाइप के लिंकेज को तोड़ सके, जो इस टाइप के लिंकेज को आपको ब्रेक कर सके। क्यों? क्योंकि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सबसे खतरनाक स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। इतना खतरनाक स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, इतना खतरनाक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसको हम लोग ना तो ब्रेक कर सकते, ना तो हाइड्रोलाइज कर सकते। हमारे ह्यूमन बॉडी में या कोई भी और एनिमल की बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं जिससे हम इसको तोड़ सके। ठीक है, अब एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं है तो क्या ये टूटेगा? अगर ये टूटेगा ही नहीं तो क्या ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होगा? इसीलिए हम लोग पेपर को खा भी लेंगे लेकिन पेपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि पेपर ही सेलुलोज है। उसमें लिंकेज कौन सा होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने के लिए हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है क्योंकि वो लिंकेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो टूटेगा ही नहीं, अब वो हाइड्रोलाइज ही नहीं होगा, ब्रेक ही नहीं होगा, तो हमारी बॉडी भी उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेलुलोज। लेट्स मूव टू द लास्ट पॉलीसेकेराइड जिसका नाम है आपका, कैन यू गेस? ग्लाइकोजन। यस, तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर मूव करते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं आपका थर्ड टाइप का पॉलीसेकेराइड
जिसका नाम है ग्लाइकोजन। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्लाइकोजन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कि ग्लाइकोजन आपका क्या है। तो ग्लाइकोजन देखो क्या है, ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन सिमिलर होता है टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही है। अमाइलोपेक्टिन नहीं है, अमाइलोपेक्टिन के जैसा है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे जैसा है, मतलब कैसे क्या, वो तो बताओ हमको। जैसा है ये समझ गया कि अमाइलोपेक्टिन नहीं, ये समझ गया। अमाइलोपेक्टिन के जैसा है ग्लाइकोजन, वो भी समझ गया, लेकिन कैसे जैसा है वो तो बताओ। तो चलिए भाई देखते हैं कि जो भी आपका ग्लाइकोजन होता है ना, एंड इट इज हाईली ब्रांच्ड। कैसा होता है भाई, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच होता है। मतलब आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है ना, आपका ग्लाइकोजन भी बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन आपका जो ग्लाइकोजन है वो कैसा है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है। मतलब ये आपका जो ग्लाइकोजन है वो बहुत 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 ज़्यादा ब्रांच्ड है। ठीक है, तो इट इज़ हाईली ब्रांच्ड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रोटीन्स की तरफ। तो हम लोगों ने सबसे पहले लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में ग्लूकोज पढ़ा, ग्लूकोज के बाद में फ्रुक्टोज पढ़ा, फिशर भी पढ़ा, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला भी पढ़ा, दोनों का। मैंने आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाया। फिर मैंने आपको डाइसैकेराइड पढ़ाया। डाइसैकेराइड में मैंने आपको पढ़ाया सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। इन तीनों के मैंने आपको हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूले भी बताए। इन तीनों की मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी भी बताई, लिंकेजेस भी समझा के दिए, वो सारा काम हो गया। और कुछ ट्रिक्स भी बताई जिसकी हेल्प से आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से डायरेक्टली हार्वर्ड को बना सकते हो एकदम करेक्ट वे में। फिर मैंने आपको बताया आज के क्लास में आज के क्लास में मैंने आपको बताया पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड में हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड देखा क्या होता है, और पॉलीसैकेराइड का क्लासिफिकेशन देखा, और फिर देखा पॉलीसैकेराइड में जो भी आता है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, उन सबकी प्रॉपर्टीज को भी देखा। अब हम लोग यहाँ पे हमारा सैकेराइड्स वाला पूरा पोर्शन क्या होता है, एंड होता है, और हम लोग स्विच करते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ इस चैप्टर के अंदर में जिसका नाम है प्रोटीन्स। तो यहाँ पे सैकेराइड वाला पोर्शन कहीं ना कहीं एंड होता है और प्रोटीन्स वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में देखो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, सैकेराइड है, शुगर है, बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि एक चीज़ पढ़ लिया तो हो जाएगा, बॉडी में तो भाई बहुत सारी चीज़ें। सैकेराइड्स पढ़ लिया, लेकिन सैकेराइड पढ़ने से हो जाएगा क्या काम, नहीं, प्रोटीन भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं प्रोटीन्स को कि प्रोटीन्स एक्चुअली क्या होता है। चलिए देखते हैं भाई, सारे के सारे आ जाएंगे पेज नंबर 307 पर। पेज नंबर 307 पर यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी है। हम लोग वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी एक बार देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। प्रोटीन्स आर दी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडीज़। मतलब प्रोटीन जो होता है सबसे मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल है किसी भी एनिमल बॉडी का। एनिमल बॉडी में ज़रूरी नहीं है सिर्फ एनिमल ही आएंगे, हम लोग भी आ जाते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो एनिमल ओनली। हम लोग भी तो एनिमल ही है ना, एनिमल से ही हम लोग आए हैं, तो हमारी बॉडी भी एनिमल बॉडी है। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर दी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे बॉडी का वो है प्रोटीन। आगे बढ़ते, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम प्ले प्राइम रोल इन ऑल दी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस। मतलब इसका कहना यहाँ पे ये है कि प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम के फॉर्म में होता है, और वो हमारे बॉडी में सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं ना उसको हैंडल करता है। अलग अलग टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें भी आपका प्रोटीन ही इन्वॉल्व होता है ना। तो याद रखना है कि प्रोटीन एक सबसे फंडामेंटल इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का कंपोनेंट है। ठीक है, जो बहुत सारे अलग अलग फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस पे भी होता है और बहुत ज़्यादा बॉडी को हेल्प करता है अलग अलग चीज़ों के लिए। द नेम प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। जो आपका प्रोटीन है ना वो प्रोटियोस वर्ड से आया है, और प्रोटियोस वर्ड कैसा है, एक ग्रीक वर्ड है। प्रोटियोस वर्ड मीन्स प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस। तो प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन जो है वो एक प्रोटियोस वर्ड से आया। प्रोटियोस एक ग्रीक वर्ड है, और प्रोटियोस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा मेजर है, जो बहुत ज़्यादा प्राइम है, प्राइम, ठीक है, या बहुत ज़्यादा प्राइमरी है, जिसके बिना हमारी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो याद रखना है कि प्रोटीन के नाम में ही आ रहा है कि वो प्राइम इंपॉर्टेंस का है। अब जिसका नाम खुद बयां कर रहा है भाई कि वो प्राइम इंपॉर्टेंस का है, तो आगे वाले ने समझ लेना चाहिए कि प्रोटीन क्या है, सबसे फंडामेंटल थिंग है जिसके बिना हमारी बॉडी वर्क ही नहीं कर सकती है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस भी नहीं हो सकते बॉडी में, राइट। तो प्रोटीन फंडामेंटल है
और प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का एक कंपोनेंट है, ठीक है। आई होप सभी को प्रोटीन क्लियर हो गया है। तो चलिए आफ्टर प्रोटीन नाउ विल स्विच टू अल्फा अमाइनो एसिड्स की अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड कैसे फॉर्म होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्फा अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, फिनिन एलानिन कैसे क्या होते हैं, और असेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग करने वाले हैं सारे के सारे डिस्कस। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्विच करते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ, अल्फा अमाइनो एसिड। चलिए भाई, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका अल्फा अमाइनो एसिड। तो चलिए देखते हैं कि आपके ये जो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। सबसे पहली और सबसे काम का पॉइंट जो आपका यहाँ पे है वो ये है भाई कि जो भी आपके प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस, प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा अमीनो एसिड्स। मतलब सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि चलो भाई मैं अल्फ़ा अमाइनो एसिड को भी पढ़ूंगा कि अल्फ़ा अमाइनो एसिड क्या होता है, अल्फ़ा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीज़ों को तो मैं पढ़ूंगा। लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे यहाँ ये बताओ कि ये जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड है ये बनते कैसे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले प्रोटीन्स पढ़ा ना कि प्रोटीन्स क्या है। तो प्रोटीन्स का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो उसी से आपका क्या बनता है, अल्फा अमाइनो एसिड। टेंशन मत लो, मैं सब समझा के दूंगी कि अल्फा अमाइनो एसिड क्या है, कैसे ग्रुप आते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करवाया तो अल्फा अमीनो एसिड बनता है। दिमाग में क्वेश्चन आता है, चलो हमको समझ भी गया कि जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अल्फा अमाइनो एसिड बनेगा। आप हमको ये तो बताओ ये हाइड्रोलिसिस क्या है। अरे भाई कितनी बार बताया था कि अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड का ब्रेकिंग करवाते हैं, अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड का लिसिस करवाते हैं, अगर हम किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पानी, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसको हम सब लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो प्रोटीन का अगर हाइड्रोलिसिस करवाया तो उससे क्या मिलता है, अल्फा अमाइनो एसिड। चलिए आप समझते हैं कि अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है ना। समझते हैं भाई कि ये अल्फा अमाइनो एसिड क्या है। चलिए देखते हैं भाई। देखो जो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो मैं क्या लिख रही हूँ एक बार देख लेते। द कार्बोक्सिलिक एसिड, द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अमीनो ग्रुप at the alpha carbon, ठीक है। समझो जरा इस चीज को कि ये चीज आपको क्या कहती है, ठीक है। जरा ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि अल्फा अमाइनो एसिड क्या है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज, इसमें नाम क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अमीनो ग्रुप एट अल्फा कार्बन। कुछ लोग रट्टा मारते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड मतलब होता है द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो ग्रुप एट द अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा अमीनो। बहुत बार 50-50 बार पढ़ते हैं बट रट्टा हो जाता नहीं। रट्टा करने की कोशिश बहुत करते हैं, रट्टा होता नहीं, पेपर में याद नहीं आता। रट्टा मारो, समझ के मारो भाई, रट्टा तो याद भी रहे। 50 बार पढ़ के रट्टा मारोगे पेपर में याद ही रहेगा, क्या मतलब। उससे अच्छा एक ही बार या 2 ही बार पढ़ो, 1 या 2 बार में ही रट्टा मारने की कोशिश करो किसी चीज को, लेकिन समझ कर, तो वो याद भी रहेगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे इसके नाम में ही आ रहा है अल्फा अमीनो एसिड। पीछे से शुरुआत करो, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अमीनो ग्रुप एट अल्फा पोजीशन is called as alpha amino acid। समझ गए ना, कार्बोक्सिलिक एसिड having amino group at alpha position is called as alpha amino acid। समझ गए ना, कार्बोक्सिलिक एसिड having amino group at alpha position is called as alpha amino acid। समझे या नहीं समझे।
चलो समझते हैं भाई इस चीज़ को कि ये स्ट्रक्चर कैसा है और अल्फा कार्बन क्या है। चलिए देखो भाई, देखो सारे के सारे यहाँ पे देखेंगे, बस यहाँ पे देखने का, ठीक है। ठीक है, ये है आपका COOH ग्रुप, ये है आपका NH2 ग्रुप, ये है आपका H और ये है आपका R। देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट ये देखा कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना भाई। देखो यहाँ पे COOH ग्रुप है, मतलब ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर आपने क्या देखा, हैविंग अमीनो ग्रुप। देखो भाई क्या है वहाँ पे, अमीनो ग्रुप है। हाँ, याद रखना ये COOH का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हैविंग अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप का मतलब क्या होता है, NH2 ग्रुप। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग NH2 ग्रुप, मतलब ही अमीनो ग्रुप है ना, एट अल्फा पोजीशन इज कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अब जरा समझो, दिमाग में क्वेश्चन आता है ये अल्फा पोजीशन क्या है भाई। चलिए समझते हैं इस चीज को, ध्यान से देखना। ये जो है ना, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और जो भी कार्बन आपके फंक्शनल ग्रुप कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहता है उसी को आप लोग सारे के सारे कौन सा कार्बन बोलते हो, अल्फा कार्बन। याद रखना यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कोई कार्बन है, दिखने में हमें वो पॉइंट दिखता है लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक कार्बन होता है। क्योंकि जब भी हम लोग किसी का भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, जैसे आपने ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखा, फ्रुक्टोज का देखा है ना, बहुत सारी चीज़ों का आपने फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखा, ग्लिसरॉल्डिहाइड का देखा, तो हर जगह पे जैसा ऐसा क्रॉस बनता है ना, तो यहाँ पे जो सेंटर होता है वहाँ पे आपका क्या होता है, सेंटर पे आपका कार्बन एटम होता है। समझ में आया? तो ये आपका वाला सेंट्रल कार्बन एटम है। आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि ये कार्बन एटम कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन। रीजन क्या है, ये जो कार्बन एटम है इसके अल्फा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। और जो कार्बन के अल्फा पोजीशन पर आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बन भी कौन सा होता है, अल्फा कार्बन एटम। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, इसलिए अमीनो एसिड का नाम भी क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। क्यों, रीजन क्वेश्चन दिमाग में आता है ना, ये अल्फा ही क्यों है, बीटा अमीनो एसिड क्यों नहीं है, गामा अमीनो एसिड क्यों नहीं है, डेल्टा अमीनो एसिड क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे जो भी आपका COH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है वो अल्फा पोजीशन पे ही तो प्रेजेंट है। इसका मतलब सीधी सीधी बात क्या हुई कि ये जो अमीनो एसिड है वो कौन सा अमीनो एसिड हुआ, अल्फा अमीनो एसिड ही हुआ ना भाई। समझे या नहीं समझे, सबसे पहला पॉइंट। तो आप लोगों ने यहाँ क्या देखा कि जो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो इसमें देखो सारे की सारी डेफिनेशन नाम में छुपी है, सिर्फ देखने के लिए भाई वो चाहिए नजर। अगर वो नजर आपके अंदर आ गई ना तो भाई नाम देख के आप लोग डेफिनेशन बनाना चालू कर दोगे। द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अमीनो ग्रुप एट अल्फा पोजीशन इज कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड। समझे या नहीं समझे भाई, इसको ड्रॉ कर दिया, ये अल्फा पोजीशन है इसीलिए अमीनो एसिड का नाम भी क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि आगे का पार्ट क्या है। आगे का पार्ट आपका ये है कि जो भी ये आपका अल्फा अमीनो एसिड है ना, जो भी आपका अल्फा अमीनो एसिड है इसका नाम अल्फा अमीनो एसिड नहीं है, इसका नाम पता है क्या होता है, एल अल्फा अमीनो एसिड। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये एल अल्फा अमीनो एसिड कहाँ से है भाई, अल्फा अमीनो एसिड ठीक था, ये एल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ गया, ये एल कहाँ से आ गया, हाय राम ये एल कहाँ से आ गया। चलिए भाई देखते हैं ये एल कहाँ से आया। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो भी आपके जनरली द अल्फा अमाइनो एसिड, जो भी आपके अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीन्स हैविंग एल कॉन्फ़िगरेशन। सो द अमाइनो एसिड, एक बार लिख लेते हैं फिर समझते हैं, क्योंकि मैं लिखूंगी नहीं और आप पढ़ाते जाऊंगी तो क्या समझेगा, नोट्स क्या बनाएंगे ना। सो द अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो हैविंग द सेम एल कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए भाई समझते हैं इस पार्ट को कि यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है। यहाँ पे आप लोगों ने जो पॉइंट देखा ना भाई, वो पॉइंट देखो क्या देखा। यहाँ पे आप लोगों ने ये पॉइंट देखा कि जो भी आपके अमीनो एसिड है वो किससे बनते हैं, अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं आपके प्रोटीन से, है ना। अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है कंटेनिंग अमीन एट अल्फा पोजीशन, लेकिन किससे बनता है वो, प्रोटीन से बनता है। जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके अल्फा अमीनो एसिड बनता है। अब देखो होता क्या है, जो भी आपका प्रोटीन है ना, प्रोटीन
प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन एल होता है। प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एल कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए जो भी अमाइनो एसिड बनते हैं वो भी कैसे रहते हैं? वो भी आपके एल कॉन्फ़िगरेशन के ही बनते हैं। सीधी सीधी बात ना, अगर बनने वाली चीज़ एल है, अगर जिस चीज़ से जो बन रहा है वो ही एल है, तो बनने वाली चीज़ भी तो एल ही रहेगी ना। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? देखो सीधी सीधी बात ये है कि अगर मैं इस मार्कर के अंदर मैं ब्लैक कलर की इंक डालूंगी तभी ये मार्कर ब्लैक चलेगा ना। अगर मैं इस मार्कर में रेड कलर की इंक डालूंगी तभी ये मार्कर रेड चलेगा ना। अगर मैं इस मार्कर में ब्लू कलर की इंक डालूंगी तभी ये मार्कर ब्लू चलेगा ना। तो जो डालेंगे वही मिलेगा। हम लोग बोलते हैं ना, जैसा बीज बोते हैं बिल्कुल वैसा ही फल मिलता है। बिल्कुल उसी टाइप का कंसेप्ट है भाई ये। जैसा कलर इसके अंदर में जो कलर का इंक मैं इसके अंदर में डालूंगी वही कलर ये चलेगा। जैसा हम लोग बीज बोएंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। इन द सेम फैशन अगर आपके प्रोटीन से अल्फा अमाइनो एसिड बनता है और अगर प्रोटीन ही एल का है, प्रोटीन ही एल कॉन्फ़िगरेशन का है, तो भाई सीधी सीधी बात बताओ, अल्फा अमाइनो एसिड भी तो एल ही कॉन्फ़िगरेशन का रहेगा ना। समझे या नहीं समझे? तो याद रखने का, प्रोटीन यहाँ पे एल कॉन्फ़िगरेशन का होता है, इसलिए अल्फा अमाइनो एसिड भी कैसे बनते हैं? एल कॉन्फ़िगरेशन के ही बनते हैं। जो डालते हैं वही मिलता है। प्रोटीन एल का लेंगे तो अल्फा अमाइनो एसिड भी एल बनेगा। इसलिए आप अल्फा अमाइनो एसिड मत लिखो, उसके साथ में क्या लिखेंगे जनरल नेम में? एल अल्फा अमाइनो एसिड। एल का मतलब क्या होता है? भूलना नहीं बेटा, बताया था लैबोरेटरी। ठीक है, तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्फा अमाइनो एसिड का आखिरी क्लासिफिकेशन कैसा होता है और अलग अलग क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स कौन से। चलिए इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, अभी हम लोग देखो क्या देख रहे हैं। अभी हम लोग आपके देख रहे हैं कि जो भी आपके अल्फा अमाइनो एसिड्स है, अल्फा अमाइनो एसिड्स, उसको याद रखने का तरीका कैसा है। सुनो, ये जो आपकी लिस्ट है ना, कुछ लोग ऐसे माइंड करके चल रहे हैं कि मुझे ये सारे याद करना पड़ेगा अदरवाइज मेरा काम नहीं जमेगा। सुनो, ये सारे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सारे छोड़े भी, अगर ये सारे आप छोड़ देते हो, ये सारा आप नहीं पढ़ते हो, तो उसमें आपका लॉस है। अगर ये सारा पढ़ते हो तो उसका कोई यूजलेस है, वो इतना याद तो रहेगा नहीं और वो पेपर में आएगा नहीं। तो इसमें से कुछ ऐसी सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो आपको बस उतना ही याद रखना है। उतना अगर याद कर लिया तो हो गया। सारी चीज़ें, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि मुझे तो ये रट्टा ही नहीं हो रहा, मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ, भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता है ग्रुप कौन से है, लेकिन इसको छोड़ भी नहीं सकते, क्या करूँ, मुझे पेपर में आ गया तो मेरा क्या होगा। सुनो, ऐसे टेंशन में क्वेश्चंस, मतलब ऐसे सारे के सारे जो टेंशन वाले क्वेश्चंस है उनको बिल्कुल मत सोचो। टेंशन बस दूसरों को देने का, खुद ने नहीं लेने का। ये जो टेबल है इसको पूरा मत छोड़ना, मैं इसमें कुछ ऐसा चीज़ आपको बता रही हूँ, बस उतना ही याद करना है। उतना ही याद कर लिया तो काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उस पार्ट को। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ अल्फा अमाइनो एसिड्स की, तो आपका जो भी अल्फा अमाइनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। उसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे COH ग्रुप होता है, यहाँ पे आपका R होता है, यहाँ पे आपका NH2 होता है और यहाँ पे आपका H होता है। ये आपका क्या है? ये है आपका अल्फा अमाइनो एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या क्या होगा। सभी लोग यहाँ पे एकदम आंखें खोल के ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए भाई देखते हैं इस पोर्शन को, ध्यान से देखना। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ R के जगह पे H को, अगर मैं R के जगह पे H को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, मतलब ही अगर मैं R के जगह पे H को लिख देती हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये है आपका COOH ग्रुप, ये है आपका NH2 ग्रुप, ये है आपका H। एक मिनट रुकना, मैं आपको ज़्यादा समझा के देती हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। इस R के जगह पे मुझे क्या लिखना है? H लिखना है, इसलिए मैं उसको थोड़ा दूसरे कलर से लिखती हूँ, तो आपको आइडिया मिलेगा। मतलब ये कहना मुझे यहाँ पे ये है कि सबसे पहले केस में आपने R को किससे सब्स्टिट्यूट किया? H से। अब देखो सेकंड केस में आप क्या करने वाले हो। सेकंड केस में आप आपके R को सब्स्टिट्यूट करने वाले हो आपके CH3 से। R को आप लोग CH3 से सब्स्टिट्यूट करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। ये है आपका COH ग्रुप, ये है आपका NH2 ग्रुप, ये है आपका H। और अब आप लोग देखो क्या कर रहे हो, आप लोग अब R के जगह पे किसको लिख रहे हो? CH3 को। तो मैंने R के जगह पे किसको लिखा? CH3 को लिखा। मतलब देखो कहना मुझे क्या है, कहना मुझे क्या है जरा समझो। मुझे बस आपको इतना ही बोलना है कि आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉ करते आ जाएंगे। इसको याद नहीं रखा तो भी चल जाएगा, लेकिन कैसे याद तभी आपको रहेंगे ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स,
आप ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को तभी ड्रॉ कर पाएंगे अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए कि अल्फा अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या है। बस ये एक ही स्ट्रक्चर पता करना है। ये सारे स्ट्रक्चर्स याद नहीं रखे तो भी चल जाएगा, या आप ऑटोमेटिकली बिना देखे ही ड्रॉ कर पाएंगे। कैसे? आपको ये जनरल वाला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और ये जो आर है इसमें आप लोग अलग अलग ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते जाएंगे तो आपका वहाँ पे काम जम जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं, बस इसको याद करो। इस आर के जगह पे पहले एच लिखेंगे तो एच आ गया, इस आर के जगह पे फिर CH3 लिखेंगे तो CH3 आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, देखो अब आप लोग आर के जगह पे लिखेंगे आपके CH, देखो किस तरीके से लिखेंगे। अब आप लोग आर के जगह पे लिखेंगे CH, CH3, CH3। ये है आपका आइसोप्रोपिल वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप है भाई? ये है आपका आइसोप्रोपिल वाला ग्रुप। तो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ध्यान से देखना। ये है आपका COH, तो हाँ भाई ये COH है। ये है आपका H, तो हाँ भाई ये H है। ये है आपका NH2, तो हाँ ना ये NH2 भी है ना। अब देखो ये R के जगह पे पहले मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया, H। फिर मैंने R के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट किया, CH3। अब मैं R के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करूंगी, आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो चलिए भाई अब हम लोग R के जगह पे सब्सटीट्यूट करते हैं आपके आइसोप्रोपिल ग्रुप को। तो देखो मैंने कितने बढ़िया तरीके से अब आपके R के जगह पे आइसोप्रोपिल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करवा दिया। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, H, CH3, CH, CH3। अब जरा समझो आप लोगों ने यहाँ पे क्या समझा, उस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जब आप R को H से रिप्लेस करते हो तो जो भी आपका बनता है इसका नाम ग्लाइसिन होता है। क्या नाम होता है, ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन होता है उसका नाम। जब आप R के जगह पे CH3 लाते हो तो उसका नाम होता है आपका एलानिन। और जब आप R के जगह पे CH, CH3, CH3 मतलब ये आइसोप्रोपिल ग्रुप लाते हो तो इसका नाम होता है आपका वैलिन। ठीक है, तो याद रखना है ये सारे के सारे नाम्स को। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे, बुक में तो ये CH3 के जगह पे M ही दिया है, तो ये आपने तो गलत पढ़ाया। अरे भाई जरा सुनो, CH3 का मतलब ही क्या होता है, मिथिल होता है। मिथिल को ही कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, M ही से करते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा तो नहीं भाई कि मैंने गलत कर दिया और बुक में कुछ और ही दिया था, ऐसा थोड़ी है भाई। CH3 का मतलब मिथिल होता है। मिथिल को कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, M ही से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुक में यहाँ M ही लिखा है, मैंने यहाँ CH3 लिखा, कोई गलत काम किया? तो याद रखना, अगर R को H से रिप्लेस किया तो ग्लाइसिन, अगर R को CH3 से रिप्लेस किया तो एलानिन, अगर R को CH, CH3, CH3 से रिप्लेस करते हैं मतलब ये अगर आइसोप्रोपिल ग्रुप से रिप्लेस करते तो उसका नाम वैलिन होता है। बाकी आप याद नहीं रखते तो भी चल जाएगा। दिमाग में सेकंड क्वेश्चन आता है कि पहले मुझे कैसे याद रहेगा कि पहले ग्लाइसिन आया, फिर मुझे कैसे याद रहेगा पहले एलानिन आया फिर वैलिन आया। ऐसा भी तो हो सकता है मैं इसको ऊपर नीचे कर दूं और भूल जाऊं, तब क्या करेंगे? तो याद रखना इसको भी अपने पास तरीका है, अपने पास सब चीज़ का जुगाड़ है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये है आपका G, ये है आपका A, ये है आपका V। GAV क्या होता है, GAV होता है गाँव। GAV का मतलब ही क्या होता है भाई, GAV का मतलब होता है आपका गाँव। तो ऐसे याद रखो, गाँव। गाँव तो हर किसी को याद रहेगा। चलो भाई आपको ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन याद नहीं होता है, लेकिन हर किसी को गाँव वर्ड तो याद हो जाता है ना। गाँव वर्ड में क्या आ रहा है, GAV गाँव, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, समझ गए ना। गाँव, गाँव मतलब क्या, GAV। GAV का मतलब क्या, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन। समझे या नहीं समझे? अब अगर ये समझ गया कि पहले हमेशा ग्लाइसिन आता है, फिर हमेशा एलानिन आता है, फिर हमेशा वैलिन आता है, तो वो तो आप याद रखोगे। पहले हाइड्रोजन को करो, फिर CH3 को करो, फिर आइसोप्रोपिल को करो भाई। समझे या नहीं? तो इस टाइप से आपका काम हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। समझो भाई इस चीज को कि यहाँ पे अब मैं क्या बताना चाहती हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ, अगर आप बात करते हो ग्लाइसिन की तो ग्लाइसिन में क्या कायरल कार्बन एटम है या नहीं है, वो आपको कभी कभी ये भी MCQ में पूछता है। छोटे से छोटे पॉइंट को उखाड़ उखाड़ के सब बताऊंगी भाई, इतना प्रॉमिस करती हूँ आपसे। सुनो भाई सुनो, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो ग्लाइसिन है, अल्फा कायरल कार्बन एटम का मतलब क्या होता है। कायरल कार्बन एटम का मतलब वैसे तो मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अपन लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको भाई ये बताया था कि जब भी कोई कार्बन एटम 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होता है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप कैसे है, डिफरेंट है। ये चारों के चारों ग्रुप आपके कैसे है, अलग अलग ग्रुप है ना, डिफरेंट ग्रुप है।
तो अगर आपका कभी भी कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है तो वो कार्बन एटम को आप लोग क्या बोलते हो, वो कार्बन एटम को आप लोग बोलते हो कायरल कार्बन एटम। याद रखना, अगर कोई भी कार्बन एटम 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होता है तो उसको कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। ये X है, ये Y है, ये Z है, ये W है। अब जरा इधर आओ, यहाँ पे जो आपका ये वाला कार्बन है, क्या ये कायरल है? ऐसा मत बोलना हाँ कायरल है कायरल है कायरल नहीं, ऐसा नहीं। पहले देखो क्या ये कार्बन एटम 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है क्या? ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन कैसे है? सेम है। कायरल कार्बन एटम का रूल क्या है? कार्बन एटम तभी कायरल रहता है जब वो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच हो, जब वो अटैच हो 4 डिफरेंट ग्रुप से। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ग्रुप कैसे आ गए? यहाँ पे आपके ये दोनों के दोनों ग्रुप कैसे आ गए भाई? यहाँ पे आपके ये जो दोनों के दोनों ग्रुप्स है ये सेम आ गए, मतलब ये कार्बन आपका कायरल नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि इन ग्लाइसिन जो है आपका अमाइनो एसिड, इन अल्फा अमाइनो एसिड में जो आपका ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन डू नॉट हैव कायरल कार्बन एटम, डू नॉट हैव कायरल कार्बन एटम। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपका अल्फा अमाइनो एसिड है जो कि ग्लाइसिन है। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या ग्लाइसिन ही अल्फा अमाइनो एसिड है? अरे भाई नहीं ना, ऐसे मत देखो भाई, सारे के सारे ये अल्फा अमाइनो एसिड ही तो है, कुछ नया थोड़ी है। लेकिन आप लोगों ने क्या देखा, अल्फा अमाइनो एसिड का जो पहला टाइप है ग्लाइसिन, उसमें कायरल कार्बन एटम नहीं है। क्या है भाई? डू नॉट हैव कायरल कार्बन एटम, उसमें कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन एटम है सेंटर वाला, वो दोनों के दोनों सेम ग्रुप से अटैच है। क्या 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है? इसलिए वो कायरल नहीं। पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक अल्फा अमाइनो एसिड ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन एटम नहीं है, बाकी सारे के सारे अल्फा अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन एटम होता है। सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसा बोल सकती हूँ, जितने भी अमाइनो एसिड टोटल आज तक हमारे पास है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फा अमाइनो एसिड ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन एटम नहीं है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एमएसटी, सीटी, जेई नीट, आपके जो भी नॉर्मल स्टेट बोर्ड का पेपर है उसमें भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अल्फा अमाइनो एसिड है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा अल्फा अमाइनो एसिड है, सिर्फ और सिर्फ एक, और वो क्या है? ग्लाइसिन, जिसमें अल्फा कार्बन एटम नहीं होता है। देखो वही लिखा है, इन ग्लाइसिन, मतलब एक ऐसा अल्फा अमाइनो एसिड जिसमें ग्लाइसिन है, इसका टाइप जिसमें कायरल कार्बन एटम नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप से अटैच है। अब अगर मैं बात करती हूँ लेट अस से अबाउट एलानिन, एलानिन की बात करते हैं तो देखो ये COH अलग है, ये NH2 अलग है, ये CH3 अलग है और ये H अलग है। ये चारों के चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट है। इसलिए ये आपका क्या हुआ? इसलिए ये आपका कायरल कार्बन एटम हुआ। कायरल कार्बन एटम को हम लोग एस्टेरिक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि जो भी आपका एलानिन है, हैव अल्फा हाइड्रोजन, हैव कायरल कार्बन एटम। एलानिन में कायरल कार्बन एटम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, ये कार्बन एटम जो सेंटर पे। अब जरा वैलेंट में आओ, ये जो कार्बन एटम जो आपका सेंटर पे, ये भी देखो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि जो भी आपका वैलिन है उसको भी क्या है? वैलिन ऑल्सो हैव कायरल कार्बन एटम। ठीक है, तो चलिए भाई अब अपन लोग क्विकली इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अल्फा अमाइनो एसिड तो बहुत सारे हैं मेरे बच्चों, लेकिन अल्फा अमाइनो एसिड में सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फा अमाइनो एसिड ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन एटम नहीं है। इसलिए वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो अल्फा अमाइनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, क्योंकि वहाँ पे एक ही कार्बन दोनों के दोनों हाइड्रोजन से अटैच है। अब इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको ये बताया, गाँव मतलब विलेज, तो गाँव। अब गाँव में क्या होता है? GAV। किसी को ऐसा मत बताना गाँव, याद रखना अपने दिमाग में कि गाँव का मतलब क्या है? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन। क्या है? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन। किसी और को मत बताना भाई ये गाँव क्या है, समझे या नहीं समझे। तो बस ये 3 ही याद रखो, काम जम जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, लिख के देती हूँ, साइन करके देती हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। ग्लाइसिन में पहले हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एलानिन में CH3 को ऐड करो और वैलिन में आइसोप्रोपिल ग्रुप को ऐड करो, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से इस पार्ट का सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई
अब हम लोग पढ़ रहे हैं आपके अल्फा अमाइनो एसिड के टाइप्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि अल्फा अमाइनो एसिड के टाइप्स कौन से हैं। तो आपके जो भी अल्फा अमाइनो एसिड है, देखो उसके टोटल 3 टाइप होते हैं। देखेंगे कौन से टोटल 3 टाइप है। पहला होता है आपका एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड। अब आप लोग ही बता दो भाई, अगर मैं पीएच स्केल की बात करती हूँ, पीएच स्केल की अगर मैं बात करती हूँ तो पीएच में 3 चीजें आती है। कौन सी 3 चीजें आती है? एक आता है आपका एसिड, एक आता है आपका न्यूट्रल और एक आता है आपका बेस। सबको पता है कि पीएच में टोटल 3 चीजें आती है, एसिड, बेस और न्यूट्रल, है ना? और कुछ आता है क्या? नहीं भाई। जिसको पीएच आता है उसको क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड भी आता है। कैसे आता है देखो, एक होता है आपका एसिडिक अमाइनो एसिड। आप लोग ही बता दो भाई, इसको अच्छे से लिखते हैं, एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड। या तो आप इसको डायरेक्टली लिखो, एसिडिक अमाइनो एसिड लिखा तो भी चल जाएगा, और एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड लिखा तो भी चलेगा। अगर एक है एसिडिक तो दूसरा कौन सा रहेगा? बेसिक। तो यहाँ पे सेकंड क्या रहेगा? बेसिक अमाइनो एसिड। आप लोग ये बताते चलो भाई, पीएच में टोटल 3 चीजें होती है, एसिड, बेस, न्यूट्रल। पहला है एसिडिक अमाइनो एसिड, सेकंड है बेसिक अमाइनो एसिड, तीसरा टाइप क्या रहेगा? जल्दी बता दो। एसिड हो गया, बेस हो गया, क्या बचा? न्यूट्रल। नाम क्या आएगा भाई? नाम आएगा आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे आप लोगों ने टोटल 3 टाइप देखे, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते और देखते ये तीनों क्या है। आपके अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देखो क्या था। जनरल स्ट्रक्चर आपका कुछ इस टाइप से था। यहाँ पे था COH ग्रुप, यहाँ पे था आपका R, यहाँ पे था आपका NH2, यहाँ पे था आपका H। अब देखो मैं इस R की बात कर रही हूँ। इफ R group contains acidic group, if R group contains acidic group, then एक बार अपन लोग लिख लेते, then the amino acids are called as acidic amino acid। चलिए समझते हैं भाई, इस चीज को समझने की कोशिश करो। नाम में क्या आ रहा है? नाम में ही आ रहा है एसिडिक। मतलब कहना मुझे क्या है, अगर ये जो R ग्रुप है ये एसिडिक नेचर का है तो आपके अमाइनो एसिड का नाम भी क्या रहेगा? एसिडिक अमाइनो एसिड। समझ गए ना? अगर ये आपका वाला R ग्रुप जो है ये एसिडिक नेचर का है तो आपके अमाइनो एसिड का नाम भी क्या रहेगा? एसिडिक अमाइनो एसिड। चलिए आप लोग ही बता दो, अगर आपका R ग्रुप एसिडिक है तो आपके अमाइनो एसिड का नाम भी क्या है? अल्फा एसिडिक अमाइनो एसिड। अल्फा अल्फा है। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे इसके नाम में है बेसिक। तो यहाँ पे आप लोग ही बता दो, ये जो अमाइनो एसिड है इसमें कौन सा ग्रुप आएगा? R में बेसिक ग्रुप। तो अगर R में एसिडिक ग्रुप आता है तो आपके अमाइनो एसिड का नाम क्या रहेगा? एसिडिक अमाइनो एसिड। अगर आपका जो R है उसमें बेसिक ग्रुप है तो आपके अमाइनो एसिड का नाम भी क्या रहेगा? बेसिक अमाइनो एसिड। चलिए भाई देखते हैं इसके डेफिनेशन को। इफ R ग्रुप मतलब ये वाला R ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। इफ R ग्रुप कंटेन्स बेसिक ग्रुप, if R group contains basic group, then the amino acid are called as basic amino acid। ठीक है, तो आई होप सभी को ये चीज क्लियर हो गई है। अगर R ग्रुप में आपका एसिड आता है तो एसिडिक अमाइनो एसिड, अगर R ग्रुप बेसिक है तो बेसिक अमाइनो एसिड। अब आप लोग ये बताओ, इसका नाम है न्यूट्रल, मतलब ये क्या आएगा? इफ R ग्रुप कंटेन्स न्यूट्रल ग्रुप, अगर R ग्रुप में न्यूट्रल ग्रुप आएगा, न्यूट्रल ग्रुप, ठीक है, देन द अमाइनो एसिड आर कॉल्ड एज चलिए, तो अगर आपका जो ये R ग्रुप है उसमें एसिडिक ग्रुप आता है तो अमाइनो एसिड का नाम भी क्या रहेगा?
एसिडिक अमाइनो एसिड। अगर R ग्रुप जो है उसमें बेसिक ग्रुप आता है तो अमाइनो एसिड का नाम भी क्या रहेगा, बेसिक अमाइनो एसिड। अगर R ग्रुप जो है उसमें न्यूट्रल ग्रुप आता है तो आपके अमाइनो एसिड का नाम भी क्या रहेगा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो इस टाइप से मैंने आपका पूरा का पूरा अल्फा अमाइनो एसिड का पार्ट, उसका स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम, उसका पीएच, उसका कायरल कार्बन एटम से रिलेटेड पार्ट, उसके अलग अलग टाइप्स, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद रखने का तरीका, गाव, वो सारी चीजें हो गई डिस्कस। लो इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट। ये पार्ट सबसे खास पार्ट था जो मैंने पढ़ाया। इसको पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट पार्ट था, मुझे पता है कितना डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने उसको आपको एक सामने एकदम इजी वे में प्रेजेंट किया। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट करना है, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलती हूँ आपके साथ, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।